Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Yasir Yameen and I welcome you all in this session. Now my friends, in today's session हम एक एरिया IFRS 9 का डिस्कस करने जा रहे हैं। हम सब लोगों को ये मालूम है कि IFRS 9 एक ऐसा एरिया है जो कि बजाते खुद अपने ही आप में एक बिल्कुल समंदर है। यानी इतना बड़ा टॉपिक है, इतना बड़ा टॉपिक है, इतना बड़ा टॉपिक है कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें कवर करनी पड़ती हैं। एक अंदाजे के मुताबिक ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो कि नियरली 800 पेजेस ऑफ IFRS बुक के ऊपर स्प्रेड हुआ है। यानी देयर इज सो मच इन दिस IFRS कि इसको कंप्लीटली कवर करना तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। लेकिन हम सब लोगों को ये मालूम है कि SBR के अंदर ये IFRS 9 का ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कूट कूट के भरा हुआ है। यानी इट्स सो मच एम्बेडेड विद इन योर कोर्स आउटलाइन। और इसके बहुत सारे एरियाज हैं। अब IFRS 9 के बहुत सारे एरियाज हैं और उन एरियाज के अंदर से एक एरिया ऐसा है जिसको अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, और वो एरिया है बेसिकली इम्पेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स का। अच्छा, इम्पेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स के बारे में जरा सा कुछ रिकॉल करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इम्पेयरमेंट के बारे में। वैसे जनरली स्पीकिंग इम्पेयरमेंट का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है कि जो कि आप पहली बार मुझसे नहीं सुन रहे, बल्कि आपने कहीं ना कहीं IFRS 9 के अलावा भी इम्पेयरमेंट का लफ्ज सुना हुआ। यानी मेनली IS 36 के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर आपने इम्पेयरमेंट के बारे में सुना हुआ। याद है ना, IS 36 का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता था इम्पेयरमेंट इज सेड टू अराइज व्हेन योर कैरिंग वैल्यू एक्सीड्स योर रिकवरेबल अमाउंट। यानी अगर कभी भी कोई भी ऐसा जमाना आ जाए ना कि जिसके अंदर आपके बुक्स में जो एसेट की वैल्यू रिकॉर्ड हुई हुई है, जो कैरिंग वैल्यू है, वो ज्यादा हो, और उस एसेट से आने वाली रिकवरेबल अमाउंट यानी उससे उस एसेट से आने वाले इकोनॉमिक बेनिफिट्स कम हो, तो जब आपकी बुक्स में कैरिंग वैल्यू ज्यादा हो और आने वाले इकोनॉमिक बेनिफिट्स कम हो, तो वी विल अज्यूम वी विल असेस दैट योर एसेट इज ओवरस्टेटेड इन योर बुक्स, एंड देयरफॉर वी विल से इम्पेयरमेंट हैज अराइज्ड। आपको अपने एसेट को क्या कर देना चाहिए? अंडरस्टेट कर देना चाहिए। अच्छा, दुनिया के सारे एसेट्स के ऊपर जिन पे इम्पेयरमेंट वाकई हो सकती है उसके ऊपर IS 36 अप्लाई होता है, with the exception of financial assets। IFRS 9 ने अपना impairment model दिया which was contrary to the model which has been proposed under IS 36। बेसिकली सारा फड्डा IFRS 9 के अंदर ये है कि IFRS 9 ये कहता है कि IS 36 के अंदर जो इम्पेयरमेंट का मॉडल दिया गया है वो एक इनकर्ड लॉस मॉडल है। वो क्या है? एक इनकर्ड लॉस मॉडल है। वेरेस IFRS 9 के अंदर जो इम्पेयरमेंट का मॉडल प्रपोज किया गया है वो एक एक्सपेक्टेड लॉस मॉडल है। अब दोनों मॉडल्स के अंदर क्या फर्क था? भाई देखो, IS 36 का मॉडल एक इनकर्ड लॉस मॉडल है। यानी अकाउंटिंग के ऊपर डिस्कस करने वाले लोग, प्रैक्टिशनर्स, अकाउंटिंग के प्रोपोनेंट्स ने ये बोला कि यार IS 36 के अंदर इम्पेयरमेंट आपकी बुक्स के अंदर तब जाके रिकग्नाइज होती है जब इम्पेयरमेंट ऑलरेडी अकर हो चुकी होती है, व्हेन योर कैरिंग वैल्यू ऑलरेडी एक्सीड्स द रिकवरेबल अमाउंट। यानी अगर मिसाल के तौर पे IS 36 को देखा जाए तो IS 36 ने कहा था इम्पेयरमेंट टेस्टिंग हर वक्त ना करना, लेकिन इम्पेयरमेंट टेस्टिंग सिर्फ और सिर्फ तब करना जब तुम्हें कोई ना कोई हिंट मिला करे। अब मिसाल के तौर पे अगर अर्थक्वेक आएगा तो ये एक इम्पेयरमेंट की हिंट है और तुम इम्पेयरमेंट टेस्टिंग कर लेना, जिसके नतीजे में तुम्हारे पास इम्पेयरमेंट आ जाएगी, फिर तुम इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड कर दोगे। तो अकाउंटिंग के प्रोपोनेंट्स ने ये बोला कि यार ये बात समझ में नहीं आती कि IS 36 के अंदर जो मॉडल प्रपोज किया गया है उस मॉडल के मुताबिक एसेट के ऊपर एक इंपेयरमेंट तभी रिकग्नाइज होगी जब इंपेयरमेंट हो जाएगी। अब IFRS 9 का इस पॉइंट ऑफ व्यू था। IFRS 9 का कहना यह था कि देखिए, हम ये समझते हैं कि अगर इंपेयरमेंट के होने के बाद ही इंपेयरमेंट को बुक्स के अंदर रिकग्नाइज किया जाए, अगर इंपेयरमेंट के होने के बाद ही इंपेयरमेंट को बुक्स में रिकग्नाइज किया जाए, तो जो टाइमलीनेस की रिक्वायरमेंट होती है वो तो कहीं भी मीट नहीं होती। यानी ये कितनी अजीब सी बात होगी कि एक बैंक अपने शेयर होल्डर के पास जाए और अपने शेयर होल्डर के पास ईयर एंड के ऊपर जाके ये बता रहा हो कि यार ये जो हमारे रिसीवेबल्स थे ना, ये जो हमारे फाइनेंशियल एसेट्स थे, रिसीवेबल्स फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश। कितनी अजीब सी बात होगी। IFRS 9 ने बोला कि आप ईयर एंड के ऊपर अपने शेयर होल्डर्स के पास जाएं और शेयर होल्डर्स को जाके ये बताएं कि वो जो हमारे 100 रुपए के रिसीवेबल्स थे ना, उसके अंदर से 70 बेसिकली यार इंपेयर हो चुके। तो अब शेयर होल्डर ये बोलेगा यार साल के दौरान आपके आपके रिसीवेबल्स इंपेयर हो गए, या चलो साल के दौरान नहीं, साल के आखिरी दिनों के अंदर भी आपके रिसीवेबल्स इंपेयर हो गए,
हो जाने के बाद अगर तुम हमें बता रहे हो कि हमारे रिसीवेबल से हमारा पैसा लूज हो गया, तो अब हम करें क्या? वी हैव लॉस्ट आवर मनी, वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट आवर मनी। ये जो लीमन ब्रदर्स का किस्सा है, ये लीमन ब्रदर्स का किस्सा यही तो है। यानी लीमन ब्रदर्स का यूएस का वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक्स ऑफ यूएस था। और देखिए, मैं बैंक्स की मिसाल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि बैंक्स का सबसे बड़ा एसेट अगर कोई होता है तो वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं होता, वो उसके उनके लोन्स एंड एडवांसेस होते हैं, उनके रिसीवेबल्स होते हैं, उनके फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं। और लीमन ब्रदर्स का एक बहुत 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 बड़ा उनका रिसीवेबल, उनका राइट टू रिसीव कैश, उनका कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश जंक हो गया था। और जंक हो जाने के बाद जब ऑडिटर्स ने जाके रिपोर्ट किया तो पता लगा कि इतने ज्यादा रिसीवेबल्स राइट ऑफ होने हैं कि अल्टीमेटली द कंपनीज इक्विटी वुड गो नेगेटिव। और ये पूरा का पूरा बैंक, जिसके अंदर हजारों एम्प्लॉइज काम करते थे, वो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक्स था, जो कि रातों रात नेगेटिव इक्विटी के अंदर जाके, माइंडिंग अप के अंदर जाके बंद हो गया। तो शेयर होल्डर से कहते हैं लॉस हो जाने के बाद ही अगर अकाउंटेंट्स हमें ये रिस्क बता रहे हैं कि सॉरी सर बैड डेट हो गया, तो अब करें क्या? अब करें क्या? अब कुछ कर थोड़ी सकते हैं। तो ये तो टाइमलीनेस के बिल्कुल खिलाफ है। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए जब आईएफआरएस 9 के अंदर अमेंडमेंट की गई दुनिया के अंदर, तो आईएफआरएस 9 ने बोला कि कम से कम फाइनेंशियल एसेट्स की हद तक, अभी देखो बाकी सारे एसेट्स की बात नहीं कर रहे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की बात नहीं कर रहे, इंटेंजिबल एसेट्स की बात नहीं कर रहे, किसी की बात नहीं कर रहे, एज फार एज फाइनेंशियल एसेट्स आर कंसर्न, हम आपको देंगे एक एक्सपेक्टेड लॉस मॉडल रादर देन एन इनकर्ड लॉस मॉडल। और इस एक्सपेक्टेड लॉस मॉडल के मुताबिक हम आपको ये कहा करेंगे कि जब भी कभी कोई एंटिटी अपने पास फाइनेंशियल एसेट्स रिपोर्ट किया करे, तो ऑन इनिशियल रिकग्निशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, याद आ रही है बातें, ऑन इनिशियल रिकग्निशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, कंपनी को ये चाहिए कि 12 मंथ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस का प्रोविजन पहले दिन ही रिकॉर्ड कर लिया करे। आपसे क्या कहा जा रहा है? हम इंपेयरमेंट के हो जाने का वेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जायज नहीं है। लीमन ब्रदर्स डूब गया था, दुनिया की मेजॉरिटी बैंक्स बहुत ज्यादा ट्रबल के अंदर आ गए थे। 2008-9 2009 के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुका था दुनिया भर के अंदर, ड्यू टू दिस इम्पेयरमेंट, ड्यू टू दिस इम्पेयरमेंट। क्योंकि शेयर होल्डर ने बोला कि वन फाइन मॉर्निंग हमें पता लगता है कि हमारी इक्विटी नेगेटिव हो चुकी है, अब हमारी शेयर होल्डिंग का कोई फायदा नहीं है, शेयर होल्डिंग का कोई फायदा नहीं है, दिस हैपेंस ऑल ऑल एट वंस, इट डज नॉट मेक एनी सेंस। तो हम ये कंपनी के ओनर्स को, डायरेक्टर्स को, अकाउंटेंट्स को ये कह रहे हैं कि जब भी इनिशियली किसी भी रिसीवेबल या किसी भी फाइनेंशियल एसेट को रिकग्नाइज किया करें, तो ऑन इनिशियल रिकग्निशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट वो ये असेस किया करें कि उनके फाइनेंशियल एसेट के अंदर, यानी उनके रिसीवेबल के अंदर एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस कितने होंगे, और वो जो पूरे एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस हैं, उनमें से कितने एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस शुरू के 12 महीनों के अंदर अराइज हो सकते हैं, उनका अंदाजा लगाएं, एक्सपेक्ट करें, अंदाजा लगाएं, एक्सपेक्ट करें, और एक्सपेक्ट करने के बाद उसके अगेंस्ट उसका एक अलाउंस रिकॉर्ड कर लें, यानी अकाउंटिंग एंट्री बना लें, पीएनएल डेबिट कर लें और अलाउंस फॉर रिसीवेबल को क्रेडिट कर लें। यानी पहले दिन से हम एक कॉन्ट्रा एसेट बनाना शुरू कर देंगे, हम पहले दिन से कॉन्ट्रा एसेट बनाना शुरू कर देंगे। और ये जो इनहेरेंट रिस्क होता है फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर के राइट टू रिसीव कैश कैन टर्न बैड, इस बात के रिस्क को हम पहले दिन से डिनोट करना, हम पहले दिन से रिपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ये बताया आईएफआरएस 9 ने। फिर उन्होंने यहां तक बोला कि इनिशियल रिकग्निशन के ऊपर एक काम करना, और फिर जब सब्सिक्वेंट मेजर की बात आएगी ना, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की बात आएगी, तो ये नहीं कि एक बार अपने लॉस को एक्सपेक्ट किया और 12 मंथ की असेसमेंट करी और जान छूट गई, नहीं। एट ईच रिपोर्टिंग डेट द एंटिटी शुड असेस इट्स एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस आउट ऑफ दैट फाइनेंशियल एसेट। और अगर उनको लगे कि अब हमारा रिस्क मजीद बढ़ चुका है, तो अपने लॉस को 12 मंथ लॉस से उठा के लाइफ टाइम क्रेडिट लॉसेस तक ले जाना, लाइफ टाइम ईसीएल तक ले जाना। पहले 12 महीने में आप समझते थे सिर्फ 10 रुपए लूज होंगे, लेकिन अगर इंटायर रिसीवेबल की लाइफ पे देखा जाए, अगर इंटायर बॉन्ड जिसके अंदर आपने इन्वेस्ट किया उसकी लाइफ पे देखा जाए, तो आपके 100 रुपए तक का नुकसान हो सकता है। अगर 100 रुपए तक का नुकसान हो सकता है, तो अपने अपने प्रोविजन को, अपने अलाउंस फॉर रिसीवेबल को 10 से उठा के 100 तक ले जाओ, एंट्री बना लो पीएनएल डेबिट 90 फॉर एग्जांपल, अलाउंस फॉर रिसीवेबल क्रेडिट 90। बात समझ में आती है आप लोगों को?
Clear? So a separate allowance account is to be maintained for all financial assets. A separate allowance account is to be maintained for all financial assets. ये strategy थी IFRS 9 के impairment model की. Clear होती है बात? मुझे यहां तक जरा सब लोग प्रॉमिस करें कि यहां तक सब लोगों को बात समझ में आ रही है या सब लोगों को बात समझ में नहीं आ रही है. ओके करें. अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है? सब लोग जल्दी से बताइए. अगर आपको यहां तक बात समझ में आती है ना, तो अब गेम थोड़ी सी और आगे सुनो. अच्छा, ये सारी कॉन्सेप्चुअल गेम चल रही है, तो आई नीड योर फीडबैक. ओके, तो बिल्कुल साइलेंट नहीं रहना है, फीडबैक देना है अपना. जरा सोचो सोचो. फाइनेंशियल एसेट्स के ऊपर इंपेयरमेंट मॉडल फॉलो करना है, जो जिसकी ब्रीफ मैंने अभी आपको रिकॉल करवाया. ठीक है, अब जरा सुनना. फाइनेंशियल एसेट्स आपके पास दो टाइप के होते हैं, जिसके अंदर एक होते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, और एक होते हैं इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है, क्लियर होती है बात? अच्छा, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स दो में से किसी एक मॉडल के ऊपर कैरी हो रहे होते हैं, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल या फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई. और जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल एसेट डेट इंस्ट्रूमेंट्स, वो तीन में से किसी एक मॉडल के ऊपर कैरी हो रहे होते हैं. या तो वो अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल के ऊपर कैरी हो रहे होते हैं, या वो एसीएम प्लस फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई हाइब्रिड मॉडल के ऊपर कैरी हो रहे होते हैं, या फिर वो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल वाले मॉडल के ऊपर कैरी हो रहे होते हैं. ऐसा ही है. बात मानते हैं सब लोग? क्लियर है ना? अच्छा, हमने आपको ये बोला कि जितने भी आपके पास फाइनेंशियल एसेट्स हैं, उनके ऊपर आपके पास राइट टू रिसीव कैश है ना. अगर आप समझते हैं, और जो कि आप समझते होंगे, कि आपके लाइफ टाइम कोई भी क्रेडिट लॉसेस हो सकते हैं, तो उन लॉसेस के आने का वेट ना करना, बल्कि एक फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच के जरिए लॉस को होने से पहले अपनी बुक्स के अंदर रिकॉग्नाइज कर लेना, बीइंग अ मोर प्रूडेंट अप्रोच. क्लियर? लेकिन अगर सोचा जाए, तो कहना से ये जो इम्पेयरमेंट मॉडल की टेक्निक है, ये किसी भी ऐसे एसेट के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकती जो कि ऑलरेडी फेयर वैल्यू के ऊपर कैरी हो रहा है. ये हम पहले भी बात कर चुके हैं. ये फेयर वैल्यू के ऊपर कैरी होने वाले एसेट्स के ऊपर इंपेयरमेंट मॉडल अप्लाई नहीं हो सकता. यानी यहां भी अप्लाई नहीं होना चाहिए फेयर वैल्यू मॉडल, यहां भी अप्लाई नहीं होना चाहिए, सॉरी, इंपेयरमेंट मॉडल. यहां भी इंपेयरमेंट मॉडल अप्लाई नहीं होना, यहां भी इंपेयरमेंट मॉडल अप्लाई नहीं होना, यहां भी इंपेयरमेंट मॉडल अप्लाई नहीं होना. पहले बोलो, बात समझ में आती है? कम से कम वो सारे के सारे, कम से कम वो सारे के सारे उन फाइनेंशियल एसेट्स के ऊपर इंपेयरमेंट मॉडल अप्लाई नहीं होना चाहिए जो कि ऑलरेडी मार्क टू मार्केट हो रहे हैं. अब आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों? भाई देखो, कॉमन सेंस की बात है. अच्छा, पहली बात तो सुन लो. इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स की तो हम बात ही नहीं कर रहे. इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स की तो हम बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश नहीं होता. इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी भी एक फाइनेंशियल एसेट है. इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी भी एक फाइनेंशियल एसेट है. लेकिन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कोई फाइनेंशियल एसेट आपका इस वजह से नहीं है कि वो राइट टू रिसीव कैश होता है. जस्ट बिकॉज यू हैव परचेज्ड अ कंपनी शेयर्स, दैट डज नॉट मीन कि यू विल ऑलवेज गेट अ डिविडेंड, और फॉर दैट सेक यू विल ऑलवेज गेट योर मनी बैक. ये इस बात की कोई गारंटी नहीं होती. आपको पता है, इक्विटी इन्वेस्टिंग इज अ रिस्क टेकिंग एक्टिविटी. क्लियर? तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स को तो भूल ही जाओ. फिर बात कर रहा हूं, जिस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर फेयर वैल्यू मॉडल अप्लाई हो रहा हो, उसके ऊपर इंपेयरमेंट मॉडल अप्लाई नहीं किया जाता. क्यों नहीं अप्लाई किया जाता? जरा सोचो, क्यों नहीं अप्लाई किया जाता? भाईजान, ये ऑलरेडी मार्क टू मार्केट हो रहा है. ये ऑलरेडी मार्क टू मार्केट हो रहा है. और मार्क टू मार्केट करने का मतलब आप अपने फाइनेंशियल एसेट को मार्केट टर्म्स के ऊपर लेकर आ रहे हो, मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू के ऊपर लेकर आ रहे हो. और याद रखना, फेयर वैल्यू के अंदर सारे के सारे इंपैक्ट्स का, सारे के सारे हैपनिंग्स का इंपैक्ट शामिल होता है. देखो, फेयर वैल्यू डिटरमिन होती है अकॉर्डिंग टू IFRS 13, यू ऑल नो. हाँ, और जब कोई भी मार्केट पार्टिसिपेंट किसी भी फाइनेंशियल एसेट की फेयर वैल्यू डिटरमिन करता होगा, तो वो सारे के सारे फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद फेयर वैल्यू डिटरमिन करता होगा. अब अगर कोई ऐसा फाइनेंशियल एसेट है जिसके अंदर से पैसे मिलने के चांसेस कम हैं, तो ऑलरेडी उसके चांसेस, ये जो क्रेडिट लॉस आपको होगा, ये जो एक्सपेक्टेड बेड डेट आपको होगा, इस बात के चांसेस ऑलरेडी आपकी फेयर वैल्यू के अंदर रिफ्लेक्ट हो चुके होंगे. तो अगर कोई फाइनेंशियल एसेट ऑलरेडी मार्क टू मार्केट हो रहा है, तो मार्केट वैल्यूज के अंदर एसेट के पॉसिबल क्रेडिट लॉसेस के आने का इंपैक्ट ऑलरेडी शामिल होता होगा.
और अगर एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस के आने का पॉसिबल इंपैक्ट ऑलरेडी शामिल होता होगा फेयर वैल्यू के अंदर, तो आपको अलग से कोई एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस अलाउंस बुक करने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से इज कि अगर कोई फाइनेंशियल एसेट मार्केट वैल्यू पे ऑलरेडी कैरी हो रहा है, तो मार्केट वैल्यू के अंदर अच्छी चीज और बुरी चीज दोनों का इंपैक्ट ऑलरेडी शामिल होता है। मुझे सब लोग कंफर्म कर दें, बात समझ में आती है यहां तक? तो इसका मतलब कम से कम एक फाइनेंशियल एसेट इज ऑल्सो आउट ऑफ द क्वेश्चन। हम बात कर रहे हैं प्राइमरीली डेट इंस्ट्रूमेंट्स की। डेट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर फेयर वैल्यू पे कैरी होने वाला फाइनेंशियल एसेट गायब हो गया। क्लियर? अच्छा, इसका मतलब ये बात क्लियर है और हम देख भी चुके हैं कि इंपेयरमेंट मॉडल फॉर श्योर एसीएम के ऊपर जरूर अप्लाई होता है। इंपेयरमेंट मॉडल एसीएम इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, यानी अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर लाजिम अप्लाई होता है, लाजिम। और हम देख भी चुके हैं। क्लियर होती है बात? आपको पता है आज का जो मेरा लेक्चर है ना, लेक्चर वो इस पे नहीं है कि एसीएम के ऊपर इंपेयरमेंट मॉडल अप्लाई होता है, वो तो होता है। मेरी बात जरा गौर से सुनना, सब लोग सुनना। जो प्रॉब्लम चल रही है ना बेटा, वो प्रॉब्लम चल रही है इस बीच वाले मॉडल के ऊपर। पहले ये बात समझो, इस बीच वाले मॉडल के ऊपर प्रॉब्लम चल रही है। क्यों? बीच वाला मॉडल वो मॉडल है जो कि ये कहता है कि एज फार एज योर पीएनएल इज कंसर्न्ड यू फॉलो अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल, बट एट द एंड ऑफ द डे फॉर द पर्पस ऑफ योर एसओएफपी या बैलेंस शीट आप मार्क टू मार्केट कर दिया करें फॉलोइंग फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई चैनल। मुझे बताएं, बात समझ में आ रही है आपको या नहीं आ रही? फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल के ऊपर इंपेयरमेंट मॉडल अप्लाई नहीं होता, समझा दिया। एसीएम के ऊपर लाजिम तौर के ऊपर अप्लाई होता है, समझा दिया। जो फड्डा है ना वो हाइब्रिड मॉडल का। जो असल प्रॉब्लम है वो किसकी है? हाइब्रिड मॉडल की प्रॉब्लम है। मुझे सब लोग बताओ, पहले ये प्रॉब्लम तुमको समझ में आ रही है? प्रॉब्लम क्या है कि लोग कह रहे हैं कि ये आधा एसीएम है, यानी आधा अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल है, और आधा ये फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है। यानी ये मार्क टू मार्केट तो हो रहा है, मार्क टू मार्केट तो हो रहा है। मुझे सब लोग कंफर्म करो, मेरे साथ यहां तक पहुंच चुके हो? सब लोग कंफर्म करो यहां तक पहुंच चुके हो, क्योंकि यहां तक पहुंच चुके हो तो बात आगे बढ़ेगी, वरना बात आगे नहीं बढ़ेगी। अब असल बात शुरू होगी। सब लोग बताओ बेटा। डन? अब मेरी जान, क्योंकि तुम लोग यहां तक पहुंच चुके ना, तो अब मेरी बात को जरा गौर से सुनना, क्योंकि मैं सब मिटा रहा हूं। अब मेरी बात को गौर से सुनना। फड्डा सारा है क्या, मैं समझाता हूं, और मैं सब सब करके बताऊंगा, टेंशन कोई नहीं लेनी है आपने, ठीक है? भाई देखो, कहने वाले लोग ये कहते हैं कि अगर कोई भी फाइनेंशियल एसेट ऐसा फाइनेंशियल एसेट हो ना, जो कि ऑलरेडी मार्क टू मार्केट हो रहा हो, फेयर वैल्यू पे कैरी हो रहा हो, तो उस पे सेपरेट अलाउंस अकाउंट नहीं बनाया जाता। यानी ये जो अकाउंटिंग एंट्री थी ना बेटा, ये जो अकाउंटिंग एंट्री थी ना, पीएनएल डेबिट, अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स, हाँ, क्रेडिट, या अलाउंस फॉर एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस क्रेडिट, ये एंट्री नहीं बनती वो कोई भी ऐसा फाइनेंशियल एसेट जो कि ऑलरेडी मार्क टू मार्केट हो रहा। तो हम भी यही कह रहे हैं ना, देर इज नो सेपरेट अलाउंस अकाउंट फॉर फाइनेंशियल एसेट्स दैट आर कैरिड एट फेयर वैल्यू, इवन इफ दे आर कैरिड एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। कोई सेपरेट कॉन्ट्रा एसेट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है अगर कोई फाइनेंशियल एसेट ऑलरेडी ऑलरेडी मार्क टू मार्केट हो रहा है। कोई फाइनेंशियल एसेट क्रिएट करने की जरूरत, सॉरी, अलाउंस अलाउंस क्रिएट करने की जरूरत नहीं। लेकिन देयर इज अ मसला। क्या मसला बताओ? Any impairment on these assets is automatically recognized in OCI when you do fair value adjustment. In other words, part of the movement in fair value would be due to impairment. A second double entry is made to recognize the movement in loss allowance in P&L with the other side of the entry in OCI. क्या कह रहा हूं, मेरी बात को जरा सुनो भाई। कहने वाले लोग ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसा फाइनेंशियल एसेट है जो कि बेशक फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई मॉडल के अंदर कैरी हो रहा है, अब अगर वो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई मॉडल के ऊपर कैरी हो रहा है, तो इसका मतलब ये मार्क टू मार्केट तो ऑलरेडी हो रहा है। और अगर ये मार्क टू मार्केट ऑलरेडी हो रहा है, तो जो भी फेयर वैल्यू गेन या फेयर वैल्यू लॉस रिकॉर्ड होता होगा, उस फेयर वैल्यू के अंदर ऑलरेडी इंपेयरमेंट का इंपैक्ट शामिल होता होगा। तो जब इंपेयरमेंट का इंपैक्ट ऑलरेडी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट के थ्रू बुक्स में आ गया, तो फिर कोई सेपरेट अलाउंस अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आपको पता है मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं ये सारी बातें?
प्रॉब्लम सारा ये है कि हम ये कहते हैं कि आपकी बात सही है कि फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट के थ्रू जो भी इंपेयरमेंट का इंपैक्ट आना था वो फेयर वैल्यू के जरिए आपकी बुक्स में आ गया होगा, ऑल अग्रीड। कोई सेपरेट अलाउंस अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, ऑल अग्रीड। बट द प्रॉब्लम इज कि फेयर वैल्यू गेन या लॉस जो भी रिकॉर्ड होता होगा आपकी बुक्स के अंदर, जो भी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आपकी बुक्स के अंदर होती होगी, उसके थ्रू इंपेयरमेंट ऑलरेडी आपकी बुक्स में रिकॉग्नाइज हो जाती होगी। लेकिन मसला सारा ये है कि रिकॉग्नाइज होती होगी ओसीआई के अंदर। कहां रिकॉग्नाइज होती होगी? ओसीआई के अंदर। और हमारे इंपेयरमेंट मॉडल का कहना यह था कि बीइंग फॉलोइंग अ प्रूडेंट अप्रोच एंड अलाउइंग द शेयर होल्डर्स टू अकोमोडेट द एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस इन एडवांस, हमारी लॉजिक ये थी कि हम शेयर होल्डर को एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस यानी किसी भी इंपेयरमेंट का इंपैक्ट, किसी भी लॉस का इंपैक्ट पीएनएल में डाल के बताएं। मेरी बात आप समझ पा रहे नहीं पा रहे? हम यहां तक हम दोनों एक पेज के ऊपर हैं कि आपके फाइनेंशियल एसेट्स जो मार्क टू मार्केट हो रहे हैं, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट के अंदर इंपेयरमेंट का इंपैक्ट ऑलरेडी शामिल होगा, ऑल अग्रीड, मुझे कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। लेकिन साला इंपैक्ट किधर चला जाता होगा? ओसीआई के अंदर। जाना किधर चाहिए? पीएनएल के अंदर। प्रॉब्लम है ना? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका यह है कि आप हमेशा एक सेपरेट अकाउंटिंग एंट्री बनाया करेंगे सवाल के आखिर में। कैसे बनाया करेंगे अभी सब बता रहा हूं मैं, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। आप सवाल के आखिर में एक सेपरेट अकाउंटिंग एंट्री बनाया करेंगे, और वो सेपरेट अकाउंटिंग एंट्री हमेशा ये हुआ करेगी कि आप हमेशा पीएनएल को डेबिट कर दिया करेंगे। आप हमेशा पीएनएल को जो भी एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस है, और ये एग्जामिनर खुद बताएगा, जो भी एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस है उसकी अमाउंट उठा के आप पीएनएल में डेबिट कर दिया करेंगे और ओसीआई को क्रेडिट कर दिया करेंगे। ओसीआई को क्रेडिट कर दिया करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट ओसीआई में आएगी। अब मेरे से कोई पूछे सर ये क्या हो रहा है? ये कुछ नहीं हो रहा, ये कुछ नहीं हो रहा। हम ये कह रहे हैं कि ओसीआई के अंदर इंपेयरमेंट का इंपैक्ट ना चाहते हुए भी फेयर वैल्यू के थ्रू चला जाया करता होगा। इंपेयरमेंट का इंपैक्ट फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स के थ्रू ओसीआई में चला जाया करता होगा, हालांकि वो जाना किधर चाहिए? पीएनएल के अंदर। तो हम उसका इंपैक्ट पीएनएल के अंदर डेबिट कर दिया करेंगे और ओसीआई को एक क्रेडिट दे दिया करेंगे। यानी दिस इज जस्ट लाइक अ ट्रांसफर फ्रॉम ओसीआई टू पीएनएल। दिस इज जस्ट लाइक अ ट्रांसफर फ्रॉम ओसीआई टू पीएनएल। इससे क्या हुआ करेगा कि वो जो हमारी प्रूडेंट अप्रोच थी ना वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। हाँ ये बात सच है कि सेपरेट अलाउंस अकाउंट अभी भी नहीं बनाया जाएगा। क्लियर होती है बात? ये मुझे बताओ, बात समझ में आ रही है? ये सेपरेट एंट्री तक सबको बात समझ में आती है? वी विल ऑलवेज हैव टू क्रिएट अ सेपरेट एंट्री transferring the expected credit loss amount which will always be given by the examiner to P&L and giving the corresponding adjustment to OCI। मुझे बताएं सब लोगों को बात समझ में आती है? हमेशा ऐसा ही होगा। कैसे होगा वो मैं अभी बता रहा हूं आपको, लेकिन हमेशा ऐसा ही होगा। सब लोग बताएं क्लियर है? सब लोग बेटा गिव मी योर फीडबैक, बात बताएं, सब लोग समझ में आ रही है बात? पक्की बात है? डन। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने ये कह तो दिया लेकिन ये सारी चीजें होंगी कैसे? मैं बताऊंगा ना आपको। मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा? मैं बताऊंगा। आप सुनिए, मिसाल करेंगे ना तो मिसाल से बातें समझ में आती हैं। याद रखना, पीएनएल डेबिट ओसीआई क्रेडिट करना पड़ेगा, पीएनएल में इंपैक्ट लेके जाना पड़ेगा किसी भी इंपेयरमेंट का। जरा सुनो बच्चे, एक एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद है, बहुत सॉफ्ट खुशबू एग्जाम्पल है, कोई मुश्किल एग्जाम्पल नहीं है। इस एग्जाम्पल को मैं आपको सॉल्व कराऊंगा इंशाल्लाह, और जरूर बात समझ में आएगी। मेरी बात को जरा गौर से सुनना। एग्जामिनर कहता है बेटा एक्स परचेज्ड अ लोन। अच्छा, इफ यू परचेज्ड अ लोन, आपने इन्वेस्टमेंट किया है एक डेट इंस्ट्रूमेंट के अंदर, इट इज अ फाइनेंशियल एसेट। तो एक्स परचेज्ड अ लोन ऑन 1 जनवरी x5 एंड क्लासिफाइड इट एज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। यानी किस मॉडल के अंदर चले गए? हाइब्रिड मॉडल के अंदर। ठीक है। अच्छा, आपने याद रखना लोन परचेज किया है यानी आपने फाइनेंशियल एसेट परचेज किया है, तो आपने अकाउंटिंग एंट्री बनानी होगी फाइनेंशियल एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, और ये कब बन रही होगी? 1 जनवरी x5 को। डन। एग्जामिनर कहता है ये जो आपने बॉन्ड बाई किया है ना, ये जो डेट इंस्ट्रूमेंट आपने बाई किया है, इसकी नॉमिनल वैल्यू का मतलब होता है फेस वैल्यू, उसकी नॉमिनल वैल्यू है $50 million।
जो कूपन रेट है, कूपन रेट का मतलब जो रियल रेट है, फेस रेट है, पार रेट है, वो 10% है। टर्म टू मेच्योरिटी 3 साल है, यानी ये 3 साल का बॉन्ड है। परचेज प्राइस 48 मिलियन है, यानी टेक्निकली $50 मिलियन वाला बॉन्ड आपने मार्केट से खरीदा कितने का है? $48 मिलियन का खरीदा है, यानी ये बॉन्ड खरीदा है एट अ डिस्काउंट। यानी टेक्निकली आपने अकाउंटिंग एंट्री बनाई होगी 48 मिलियन डेबिट, फाइनेंशियल एसेट, कैश क्रेडिट 48 मिलियन, ये अकाउंटिंग एंट्री बनी होगी। और क्योंकि ये बॉन्ड एक डिस्काउंट के ऊपर खरीदा गया है, तो जो इसका इफेक्टिव रेट बनता है वो इफेक्टिव रेट बनता है 11.67%। क्लियर होती है बात? अब अगर ये बॉन्ड की टर्म्स हैं और एग्जामिनर कह रहा है मैंने इस बॉन्ड को कैरी किया है अंडर हाइब्रिड मॉडल, तो अंडर हाइब्रिड मॉडल आपको पता है ना, आपने डुअल अप्रोच, डुअल अकाउंटिंग फॉलो करनी होती है। यानी एज फार एज पीएनएल इज कंसर्न्ड यू फॉलो एसीएम, एज फार एज एसओएफपी इज कंसर्न्ड यू फॉलो एफवीओसीआई। कैसे होगा बता रहा हूं। सबसे पहले ना हम एसीएम को फॉलो करते हैं, जरा मेरी बात को सुनना और मेरी हेल्प करना। एसीएम, अमोर्टाइज कॉस्ट शेड्यूल बनाना पड़ेगा, ठीक है। कैसे बनेगा अमोर्टाइज कॉस्ट शेड्यूल? हाँ, 5 कॉलम की गेम खेलेंगे। एक कॉलम डेट का, एक कॉलम अमोर्टाइज कॉस्ट ब्रॉट फॉरवर्ड का, ठीक है। एक कॉलम आ गया आपके पास इंटरेस्ट इनकम का, याद रखना फाइनेंशियल एसेट है तो इंटरेस्ट आएगा अपने पास। फिर एक कॉलम आ गया इंटरेस्ट रिसीव्ड का, एक कॉलम आ गया आपके पास अमोर्टाइज कॉस्ट कैरिड फॉरवर्ड का। अच्छा, 2 कॉलम की जगह मैं अभी अपने पास छोड़ रहा हूं, ये क्यों छोड़ रहा हूं इस सवाल के अंदर, ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूं। ये मैं अभी एग्जैक्टली आपको थोड़ी देर में बता रहा हूं कि ये मैंने 2 जगह क्यों छोड़ी है। सही, दिस इज अ लाइबिलिटी अपॉन। क्लियर? अब हमें फॉर द पर्पस ऑफ पीएनएल सिंपल अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल अप्लाई करना है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको पता है ना, कहानी हमेशा शुरू से शुरू होती है। कहानी हमेशा शुरू से शुरू होती है का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 1 जनवरी X5 से। इस दिन हमारी बुक्स में एक फाइनेंशियल एसेट आके गिरा होगा 48 मिलियन का। पहली मुलाकात हुई थी हमारी 1 जनवरी X5 को, फिर मुलाकात होगी 31 दिसंबर X5 पे। पुराने जमाने का क्लोजिंग इस जमाने का ओपनिंग बन जाएगा 48 मिलियन। हम इस पे इंटरेस्ट इनकम रेकग्नाइज करेंगे अकॉर्डिंग टू इफेक्टिव रेट विच इज 11.6%। लेकिन जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा होगा वो अकॉर्डिंग टू रियल रेट होगा, वो होगा कूपन। तो 48 मिलियन के ऊपर 11.67% लगाइए। जरा मुझे कोई बता सकता है 48 के ऊपर 11.67 कितना बनता है? 5.6 मिलियन, ठीक है। फिर इंटरेस्ट रिसीव कितना हुआ होगा? इंटरेस्ट रिसीव कितना हुआ होगा इस बात का ताल्लुक आपके रियल रेट, कूपन रेट से है। और याद रखना ये कूपन रेट फेस रेट होता है और हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर अप्लाई होता है। योर फेस वैल्यू वाज $50 मिलियन, याद है ना। नॉमिनल वैल्यू ऑफ द बॉन्ड वाज 50 मिलियन। क्लियर है ना बात? ठीक है। तो अब जरा 50 मिलियन का 10% निकालो तो कितना बनता है? 5 मिलियन। याद आ रहा है लेक्चर? याद आ रहा है? हमें मिलना कितना चाहिए था? 5.6। मिला कितना? 5 मिलियन। यानी 0.6 मिलियन नहीं मिला। जो 0.6 मिलियन अपने को आज नहीं मिला, क्या वो कभी भी नहीं मिलेगा? क्या वो कभी भी नहीं मिलेगा? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो कभी, कभी ना कभी ये पैसा हमें मिलना जरूर है। और अगर कभी ना कभी ये पैसा हमें मिलना जरूर है तो इसका मतलब ये हमारा राइट टू रिसीव कैश है। और अगर ये हमारा राइट टू रिसीव कैश है तो इसका मतलब ये फाइनेंशियल एसेट का पार्ट बनना चाहिए। कैसे बनेगा? हम 48 मिलियन के अंदर ऐड कर लेंगे 5.6 मिलियन, लेस कर लेंगे 5 मिलियन। क्लोजिंग बैलेंस आपका कितना आ जाएगा? 48.6 मिलियन का। बताओ, बात समझ में आ रही है सब लोगों को? डन। फिर इसके बाद बेटा आपके पास नेक्स्ट मुलाकात होगी 31 दिसंबर X6 के ऊपर। सेम सेम एसीएम फॉलो कर रहा हूं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो यहां पे आपके पास ओपनिंग आ जाएगा 48.6 मिलियन का। 48.6 के ऊपर जरा मुझे कोई निकाल के दिखा दो भाई। 11.67%, ये आ रहा है 5.7 मिलियन।
इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा 5 मिलियन का, 48.6 प्लस 0.7 कर लें तो क्लोजिंग बनता होगा हमारा 49.3 मिलियन का। फिर लास्ट मुलाकात होगी हमारी 31 दिसंबर X7 के ऊपर। इस दिन पुराने जमाने का क्लोजिंग इस जमाने का ओपनिंग बन जाएगा। इसके ऊपर फिर हम 11.67% अप्लाई करेंगे तो ये फिर आ जाएगा तकरीबन 5.7 मिलियन। इंटरेस्ट रिसीव होगा 5 मिलियन का, क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा 50 मिलियन का, विच इज इक्वल टू पार। ये बिल्कुल सही कैलकुलेट हुआ है। मुझे सब बता दो बेटा, यहां तक बात समझ में आती है? मैंने 1 रुपए की भी अभी तक नई चीज नहीं कराई है। दिस इज प्लेन ओल्ड सिंपल एसीएम मॉडल। बताओ सब लोगों को बात समझ में आती है? सब लोग बता दें बेटा, कोई प्रॉब्लम? सब लोग ओके हो? डन है ना? अब बेटा अब ये बात समझ में आती है ना, तो अब जरा हाइब्रिड मॉडल के ऊपर तो आओ। हाइब्रिड मॉडल याद है? फॉर द पर्पस ऑफ पीएनएल एसीएम फॉलो होगा, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ एसओएफपी रिपोर्टिंग डेट के ऊपर आपने मार्क टू मार्केट फिर भी करना है। आपने मार्क टू मार्केट फिर भी करना है। तो आप जरा देखो, एग्जामिनर ने आगे हमें फेयर वैल्यूज बताई हुई हैं एट ईच ईयर एंड टू मेच्योरिटी। हमें हर साल के आखिर की क्या बताई हुई है? एग्जामिनर ने हमें हर साल के आखिर की बताई हुई है फेयर वैल्यूज। हमें हर साल के आखिर की फेयर वैल्यूज बताई हुई है, जरा यहां छाप लें। फेयर वैल्यू पहले साल के आखिर में फेयर वैल्यू है 49.2, दूसरे साल के आखिर में फेयर वैल्यू है 49.5, तीसरे साल के आखिर में फेयर वैल्यू है 50 मिलियन। ठीक है। अगर पहले साल का इंपैक्ट पता लगाएं तो बुक वैल्यू आ रही है 48.6, लेकिन फेयर वैल्यू आ रही है 49.2। इसका मतलब जरा मेरी बात को सुनना, 0.6 मिलियन का गेन बनना चाहिए। मानते हैं सब लोग इस बात को? अगले साल 49.3 की बुक वैल्यू है, फेयर वैल्यू आ रही है 49.5 मिलियन। एज एट एज एट दिस 31 दिसंबर X6 आपका गेन बनना चाहिए सिर्फ 0.2 मिलियन का। ये गेन है। याद रखना बेटा, ये सारी फिगर्स एज एट हैं। एज एट हैं, बार बार बोल रहा हूं, एज एट हैं। जिस दिन खड़े होके असेस कर रहे हैं उस दिन बुक वैल्यू और हमारी मार्केट वैल्यू का डिफरेंस 0.2 है। क्लियर? अच्छा, आखिरी साल 31 दिसंबर X7 जो कि मेच्योरिटी डेट भी होगी, इस दिन खड़े होके बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू को कंपेयर करें तो गेन कितना है? 0। मुझे बताएं, सब लोगों की बात समझ में आती है? सब लोगों को समझ में आती है? कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है? सब ओके कर दें बेटा मुझे। सब ओके कर दो बेटा, यहां तक बात समझ में आती है? ये हमारे पास क्या आ रहा है? फेयर वैल्यू चेंज। ठीक है, ओके हो गया। अच्छा, अगर मैं बेटा आपको ये बोलूं कि इन सारे केसेस के अंदर हमें अकाउंटिंग एंट्रीज बनानी है, तो क्या हम अकाउंटिंग एंट्रीज बना सकते हैं? मैं फेयर वैल्यू चेंज की बात कर रहा हूं। मैं आपसे पूछता हूं 31 दिसंबर X5 के ऊपर क्या अकाउंटिंग एंट्री बननी चाहिए? 0.6 मिलियन का गेन आ रहा है, तो इसका मतलब हमें अपने फाइनेंशियल एसेट को डेबिट करना पड़ेगा 0.6 मिलियन से, ओसीआई को क्रेडिट करना पड़ेगा 0.6 मिलियन से। अग्री करते हैं सब लोग? कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है? डन? याद है ना, जो मार्क टू मार्केट करेंगे जो भी गेन या लॉस आएगा वो कहां जाएगा? ओसीआई के अंदर। ठीक। अच्छा, मेरा आप लोगों से सवाल है और आप ही लोग इसका जवाब देंगे, मैं वेट कर लूंगा। जरा मुझे बताइए, 31 दिसंबर X6 को गेन आ रहा है 0.2 मिलियन का, अकाउंटिंग एंट्री क्या बननी चाहिए? अकाउंटिंग एंट्री बताइए। अकाउंटिंग एंट्री बता दो। अकाउंटिंग एंट्री बता दो। क्या अकाउंटिंग एंट्री ये नहीं बननी चाहिए? फाइनेंशियल एसेट डेबिट 0.2 मिलियन और ओसीआई क्रेडिट 0.2 मिलियन। ये अकाउंटिंग एंट्री नहीं बननी चाहिए? हाँ या ना में जवाब दो भाई। क्या ये अकाउंटिंग एंट्री नहीं बननी चाहिए? नहीं बननी चाहिए।
ये गलत अकाउंटिंग एंट्री थी। क्यों सर, ये गलत क्यों थी? बेटा अभी तो बताया, ये एज एट नंबर्स हैं, ये एज एट नंबर्स हैं, एज एट, एज एट, एज एट। ये 0.6 मिलियन का गेन ये बता रहा था कि शुरू दिन से लेके आज तक हमारे पास 0.6 मिलियन का गेन बुक्स में रिपोर्ट होना चाहिए। ये 0.2 मिलियन का नंबर ये बता रहा है कि शुरू दिन से लेके आज तक एज एट हमारी बुक्स में 0.2 मिलियन का गेन रिपोर्ट होना चाहिए। लेकिन अल्लाह के बंदों, ये तो 0.6 मिलियन का गेन ऑलरेडी बुक्स में रिपोर्ट हुआ है, इक्विटी में पार्क हुआ है। तो हमें 0.6 मिलियन को 0.2 मिलियन तक लेकर आना है। ये एज एट नंबर्स हैं बेटा, एज एट नंबर्स हैं। ये हम जो भी एडजस्टमेंट कर रहे हैं सिर्फ एज एट एसओएफपी के लिए कर रहे हैं, पीएनएल इससे इफेक्ट नहीं हो रहा है। एज एट नंबर्स हैं ये। तो अब जरा सोच के बताओ मुझे, क्या अकाउंटिंग एंट्री बननी चाहिए यहाँ पे? है भाई, क्या अकाउंटिंग एंट्री बननी चाहिए यहाँ पे? जरा सेंस से सोचो। मुझे अपने उल्टा 0.6 मिलियन के रिकॉर्डेड गेन को किधर तक लेकर आना है? 0.2 तक लेकर आना है। तो मेरे बच्चों, अकाउंटिंग एंट्री उल्टी बनेगी ना। ओसीआई डेबिट होगा 0.4 मिलियन, फाइनेंशियल एसेट क्रेडिट होगा 0.4 मिलियन, बात खुद ही बराबर हो जाएगी। अब कोई बच्चा ये बोले कि सर इसका मतलब आपने लॉस कर दिया, कोई बच्चा ये बोले कि सर आपने लॉस कर दिया, यहां तो गेन आ रहा है। अरे भाई, लॉस नहीं किया, पीरियड का लॉस बोल सकते हो, लेकिन ओसीआई पीरियड की बात, ओसीआई इज इक्विटी ना, तो वहां पे पीरियड की बात कर ही नहीं रहा ना मैं तो कह रहा हूं एज एट बस 0.2 का इंपैक्ट होना चाहिए एसओएफपी के अंदर, अगर कैरिंग वैल्यू और फेयर वैल्यू को कंपेयर किया जाए। दिस इज द करेक्ट अकाउंटिंग एंट्री, दिस इज द करेक्ट अकाउंटिंग एंट्री। बात समझ में आ रही है सब लोगों को? मुझे सब लोग कंफर्म करें, बात समझ में आ रही है? ये क्लियर हो गई बात? ये मुझे क्लियर करना था आप लोगों को, मैंने इसलिए टाइम ले लिया इसके ऊपर। तो मेरा 0.2 मिलियन का एज एट गेन होना चाहिए था। एक 0.6 मिलियन का क्रेडिट है, एक 0.4 मिलियन का डेबिट है, नेट कर लो 0.2 मिलियन का ही इंपैक्ट ओसीआई में बचता है। मुझे बताओ सब लोग क्लियर हो? जल्दी कर दो भाई, ओके कर दो। डन है भाई? अगर ये क्लियर है तो जरा आखिरी वाली भी अकाउंटिंग एंट्री कोई बता दे। 31 दिसंबर X7 है, 31 दिसंबर X7 मेरी बुक वैल्यू और मेरी मार्केट वैल्यू दोनों बराबर हैं, यानी कोई गेन या कोई लॉस नहीं होना चाहिए। अकाउंटिंग एंट्री कोई बता दे, अकाउंटिंग एंट्री कोई बता दे मुझे। अरे वाह, बिल्कुल सही। ओसीआई डेबिट हो जाएगा 0.2 मिलियन, और फाइनेंशियल एसेट क्रेडिट हो जाएगा 0.2 मिलियन। एग्जैक्टली वही चीज बुक्स में रिपोर्ट होगी जो कि आपका ये दो टेबल्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू आर ऑलरेडी इक्वल, देयर शुड बी नो गेन और लॉस इन बुक्स। टेक्निकली स्पीकिंग देयर इज नो गेन और लॉस इन बुक्स, सब खत्म हो चुका है। डन। पहली बात बताएं, सब लोग मुझे कंफर्म करें, और मैं सब पूरी क्लास का चाहता हूं कि मुझे रिप्लाई कर दे। क्या सब लोगों को ये बात समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ऑल ओके विद एवरीवन? सब लोग कंफर्म कर दो बेटा जल्दी से। वेरी गुड बेटा। अब आप ये बोलेंगे सर इस सारी कहानी के अंदर ईसीएल तो कहीं आया ही नहीं। हम तो पढ़ रहे थे इम्पेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, इम्पेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, तो इम्पेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स तो कहीं डिस्कस हुआ ही नहीं। तो अभी कर रहा हूं ना भाई। भाई इम्पेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स के बारे में देखा जाए तो एग्जामिनर ने अलग से दिया, आपने देखा मैंने आपको पूरा सवाल अलग करा दिया। ईसीएल अलग से भी सॉल्व हो सकता है। तो मैंने बोला भाई लॉस अलाउंस एस्टिमेटेड इन अकॉर्डिंग्स विद IFRS 9, 1 जनवरी 20x5 का मतलब ये हुआ कि इनिशियल रिकग्निशन की बात कर रहे हैं। याद है ना, IFRS 9 का मैंने रिकॉल करवाया। ऑन द इनिशियल रिकग्निशन ऑफ अ फाइनेंशियल एसेट एंड अलाउंस इक्वल टू 12 मंथ क्रेडिट लॉसेज इज रिकग्नाइज्ड इन योर बुक्स। हाँ, FEOCI वाले इंस्ट्रूमेंट के ऊपर अलाउंस तो रिकग्नाइज नहीं किया जाता, कॉरेस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट OCI के अंदर दे दी जाती है। तो मेरा इनिशियल रिकग्निशन के ऊपर 1 मिलियन का अलाउंस बनना चाहिए। तो अगर इनिशियल रिकग्निशन के ऊपर 1 मिलियन का अलाउंस बनना चाहिए तो जरा सोचो 1 जनवरी X5 के ऊपर क्या अकाउंटिंग एंट्री बनेगी?
पीएनएल डेबिट होगा 1 मिलियन से, ओसीआई क्रेडिट होगा 1 मिलियन से। ठीक है। फिर ऐसा नहीं है कि इनिशियल रिकग्निशन की असेसमेंट करने के बाद आपका गेम खल्लास। नो नो नो, एट ईच रिपोर्टिंग डेट यू नीड टू रीअसेस कि कहीं अब आपका रिस्क, अब आपका एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस बढ़ तो नहीं गया। अगर बढ़ गया है तो अपने अलाउंस को एडजस्ट करना होता है। तो हमने ईयर एंड के ऊपर जाके ये देखा 31 दिसंबर X5 के ऊपर कि जो पहले हम 1 मिलियन का लॉस एक्सपेक्ट कर रहे थे, अब वो हम 1.5 मिलियन का लॉस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमें अपने लॉस अलाउंस को 0.5 मिलियन से इंक्रीज करना पड़ेगा। क्या एंट्री बनाओगे? पीएनएल डेबिट करोगे 0.5 मिलियन से, ओसीआई को क्रेडिट करोगे 0.5 मिलियन से। ओके की रिपोर्ट है? सर क्या सिर्फ एक साल ही असेस करना है? नो 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 नो, हर रिपोर्टिंग डेट के ऊपर असेस करना है कि अब आपके एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस की क्या सिचुएशन है। जब एक साल और गुजरा तो क्योंकि सब कुछ सही चल रहा था, तो 31 दिसंबर 2016 पे हमारा लॉस अलाउंस 1.5 मिलियन के बजाय होना चाहिए था 1.2 मिलियन ओनली। यानी 0.3 मिलियन से हमारा लॉस अलाउंस कम हो जाना चाहिए था। तो अगर हमारा लॉस अलाउंस कम हो जाना चाहिए था तो 31 दिसंबर X6 के ऊपर क्या एंट्री बनेगी? हमारी एंट्री बनेगी, अब ओसीआई डेबिट हो रहा होगा 0.3 मिलियन से, और पीएनएल क्रेडिट हो रहा होगा 0.3 मिलियन से। यानी हम जितना लॉस एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं होगा। हम जितना लॉस एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं होगा, थोड़ा कम हो जाएगा। अच्छा, किसी ने एक सवाल किया, सर ये लॉस अलाउंस एसओएफपी को हिट नहीं करेगा? क्या तुम्हारा मतलब ये है? और मुझे जल्दी जवाब देना। जब तुमने सवाल मुझसे ये किया कि सर लॉस अलाउंस एसओएफपी को हिट नहीं करेगा, तो आपने सवाल ये किया कि सर क्या लॉस अलाउंस फाइनेंशियल एसेट को हिट नहीं करेगा? क्या आपका सवाल ये है? बिल्कुल। अब आपका सवाल ये है तो इसका जवाब हम ऑलरेडी दे चुके हैं। कहाँ? जरा सोचो ना। हम तो अपने फाइनेंशियल एसेट को ऑलरेडी मार्क टू मार्केट करते हुए आ रहे थे। तो जब हम अपने फाइनेंशियल एसेट को ऑलरेडी मार्क टू मार्केट करते हुए आ रहे थे तो फेयर वैल्यू पे आ तो गया था फाइनेंशियल एसेट। तो जब आपका कोई फाइनेंशियल एसेट फेयर वैल्यू पे आ गया तो मार्केट वैल्यूज के अंदर अच्छी और बुरी सारी इंफॉर्मेशन का इंपैक्ट ऑलरेडी शामिल होता है। तुम ये ना समझना कि मैं पहली बार ईसीएल रिकॉर्ड करने जा रहा हूं। एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का इंपैक्ट तो मार्केट वैल्यूज में ऑलरेडी शामिल होता है। तो जब फाइनेंशियल एसेट मार्केट वैल्यू पे आया तो इंपेयरमेंट ऑलरेडी उसके थ्रू रिकॉर्ड हो गई होगी, आपको पता भी नहीं चला होगा। ये तो हम सिर्फ पीएनएल के अंदर ट्रांसफर करने की बातें कर रहे हैं। मुझे बताओ, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो अगर आपका सवाल ये है कि सर फाइनेंशियल एसेट इफेक्ट होगा या नहीं होगा इस एंट्री से, यानी इस लॉस अलाउंस से, तो मेरा जवाब ये होगा ऑलरेडी हो गया। ऑलरेडी हो गया। मैं यहां तक ना भी आता तब भी फाइनेंशियल एसेट तो ऑलरेडी एडजस्टेड था, क्योंकि वो तो मार्क टू मार्केट हो रहा था। ठीक होगी बात? ये तो सिर्फ ट्रांसफर कर रहे हैं। डन, वेरी गुड। अच्छा, अब मुझे बताओ, बिल्कुल आखिरी साल यानी मेच्योरिटी डेट के ऊपर आ गए तो वो कह रहे अब हमारा लॉस अलाउंस निल हो जाना चाहिए, बिकॉज प्रिंसिपल हैज बीन रीपेड। हम लॉस एक्सपेक्ट करते हुए आ रहे थे लेकिन लॉस नहीं हुआ। अच्छा, एक बात सब लोग जरा बताना, सब लोग जरा जल्दी जल्दी से बता देना, क्योंकि कुछ बच्चों के लिए कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं। एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का मतलब ये है कि लॉस होके रहेगा। हाँ कि ना? जवाब देना, हाँ कि ना। एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का मतलब यह है कि लॉस होके रहेगा। हाँ कि ना? सारे मिलके बोलो, हाँ कि ना? भाई, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस ईसीएल एक एक्सपेक्टेशन का नाम है। या तो लॉस हो गया तो लॉस नहीं होगा। प्रूडेंट अप्रोच क्या थी? लॉस के होने से पहले उसको रिकग्नाइज कर लो। हो गया तो? नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अब नहीं हुआ ना, तो हमारा लॉस अलाउंस 0 हो जाना चाहिए। तो अब क्या करूंगा? 31 दिसंबर X7 के ऊपर, 31 दिसंबर X7 के ऊपर एंट्री बनाऊंगा। ओसीआई को डेबिट कर दूंगा 1.2 मिलियन से, क्योंकि 0.3, सॉरी 1.2 से 0 पे आने के लिए 1.2 मिलियन की रिडक्शन हो रही होगी। तो 1.2 मिलियन से ओसीआई को डेबिट कर दूंगा, पीएनएल को क्रेडिट कर दूंगा। हिसाब चुकता। सब बताओ, बात समझ में आती है नहीं आती है?
सब बताइए, बात समझ में आती है या नहीं आती है? क्लियर है? अच्छा, अगर ये क्लियर है ना, सब कुछ क्लियर है ना, तो मैं थोड़ी सी मुश्किल कर रहा हूँ ये तुम लोगों के लिए। अच्छा, पहली बात खत्म हो चुकी है मेरी। ये मैं सिर्फ एडिशनल बात कर रहा हूँ। समझ में आए तो ले लेंगे, नहीं समझ में आए तो रख लेंगे, मतलब छोड़ देंगे वे। सही है ना? ऐसी बात करो, दिल चाह रहा है इसलिए बोल रहा हूँ। कॉमन सेंस की बात है ना, असल में कॉमन सेंस की बात आती है तो मेरे को होता है कि भाई कुछ बोल लो। ठीक है? तो मैं असल में बोलना कुछ यूं चाह रहा था कि सोच रहा हूँ बोलूं या ना बोलूं। बोल दूं क्या? चलो बोल के देखते हैं, सोचते हैं। अल्लाह मालिक है। बहुत इजी बात है, कॉमन सेंस की बात है, ऐसा नहीं है कि आप समझ नहीं सकते। थोड़ा कॉमन सेंस ज्यादा हो जाता है ना, तो मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि लोग कॉमन सेंस को फील ही नहीं करते। ऑल्टरनेटिव एंट्री बना रहा हूँ। अक्सर जगहों पे आपको ये एंट्री मिलेगी, मैंने तो बहुत डिटेल्ड एंट्रीज आपको कराई हैं, लेकिन अक्सर जगहों पे ये एंट्री आपको मिलती है। तो बात तब भी समझ में आ जाती है, मतलब दिस इज अ वेरी गुड शॉर्टकट। आई मीन मैं कर रहा होता तो शायद ऐसे ही करता, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, पहली बात तो ये डिटरमिन कर लें कि ये वाली अकाउंटिंग एंट्री बन चुकी है। ठीक है? इनिशियल रिकग्निशन, फर्स्ट डेट, जब भी एसेट इनिशियली रिकग्नाइज होगा, तो क्योंकि एफ ओसीआई मॉडल है तो पीएनएल डेबिट 1 मिलियन, ओसीआई क्रेडिट 1 मिलियन, ये अकाउंटिंग एंट्री ऑलरेडी बन चुकी है। यहां तक सब क्लियर हो? ये बनी हुई एंट्री है। ठीक है? अब कभी कभार बहुत सारे, मैं भी होता तो ऐसी अकाउंटिंग एंट्री बनाता। आप देखें यहां पे आपके पास आया है एक 0.6 मिलियन का गेन, और मैं 31 दिसंबर X5 की बात कर रहा हूं, सिर्फ एक साल की बात करूंगा बस, क्योंकि इससे ज्यादा की रेलेवेंस है नहीं। सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूं, मतलब कोई रेलेवेंस नहीं है तो इसलिए सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूं। मेरे पास 0.6 मिलियन का फेयर वैल्यू गेन आया, फेयर वैल्यू गेन आया 0.6 मिलियन का 31 दिसंबर X5 पे खड़े होके। 0.6 मिलियन का फेयर वैल्यू गेन आया फाइनेंशियल एसेट के ऊपर। मेरे बच्चे, इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियल एसेट डेबिट होना चाहिए 0.6 मिलियन से। अच्छा, मुझे जल्दी जल्दी ना थोड़े से रिस्पॉन्सेस चाहिए होंगे, तो मुझे सब लोग बताओ हाँ या ना। थोड़ा क्विकली क्विकली करना। वाई या एन लिख देना, हाँ या ना। 0.6 मिलियन का गेन आया है फाइनेंशियल एसेट के ऊपर पहले साल के आखिर में, तो मुझे 0.6 मिलियन से फाइनेंशियल एसेट को डेबिट करना चाहिए। ओके है? बोलो बेटा बोलो। फाइनेंशियल एसेट डेबिट 0.6 मिलियन। ओके। अब एक और बात बोलता हूं। जरा तुम सोचो, मेरा फाइनेंशियल एसेट 0.6 मिलियन से डेबिट हुआ है, और इसके साथ साथ मुझे 31 दिसंबर X5 को 0.5 मिलियन का ईसीएल भी बुक करना है। मेरा फाइनेंशियल एसेट फेयर वैल्यू गेन की वजह से 0.6 मिलियन से बुक हुआ, और उसके साथ साथ मुझे 0.5 मिलियन का एक ईसीएल भी पीएनएल के अंदर बुक करना चाहिए। ठीक है? तो मैं पीएनएल बुक कर देता हूं 0.5 मिलियन। इन दोनों का जो कॉरेस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट है वो मैं ओसीआई के अंदर डाल देता हूं 1.1 मिलियन। तो ये भी करेक्ट अकाउंटिंग एंट्री है। बिल्कुल करेक्ट अकाउंटिंग एंट्री। मुझे सब लोग बताएं, ये बिल्कुल करेक्ट अकाउंटिंग एंट्री। देखें, मेरा आपको पढ़ाने का तरीका कुछ ये हुआ कि मैं आपको बातों को खोल खोल के बयान करना चाहता था।
तो मैंने आपको एक बार ये वाली अकाउंटिंग एंट्री बनाई जो कि सिर्फ रिलेट करती थी इस 0.6 मिलियन से, ठीक है। और फिर मैंने आपको ईसीएल की एंट्री बनवाई जो कि सिर्फ रिलेट करती थी इस 0.5 मिलियन से। क्या हम चाहें तो इसको कंपाउंड करके भी एंट्री बना सकते हैं? मुझे बताएं, हाँ या ना में जवाब दें। क्या हम इसको कंपाउंड करके कंपाउंड बेसिस के ऊपर भी एंट्री बना सकते हैं? अक्सर किताबों के अंदर आपको ये नजर आ जाएगी। अब आप बोलेंगे सर सर ने तो कोई और तरीका बताया, ये तो कोई और तरीका। ये सेम तरीका है भाई, ये सेम तरीका है, ये बिल्कुल यही तरीका है, बस इसने क्या किया है, कंपाउंड करके एंट्री बनाई है। इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप जब भी कभी कोई सवाल सॉल्व कर रहे हो तो आप देखा करें आपको गेन कितना चाहिए, आप वो गेन की एडजस्टमेंट करें फाइनेंशियल एसेट के अंदर, ईसीएल की एडजस्टमेंट करें पीएनएल डेबिट या पीएनएल क्रेडिट, और जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग आ रहा हो वो ओसीआई में डाल दें। बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, उसमें 1 रुपए का भी फर्क नहीं बचेगा। बिल्कुल एट दी एंड बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या अगर हम चाहें तो क्या ये वाला काम कर सकते हैं? कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो। अगर नहीं चाहें तो ना करें। अगर नहीं चाहें तो ना करें। क्लियर है? सब लोग मुझे बताइए, क्लियर है? एक दफा ये कह दें कि सर ओके। अच्छा सर एक बात सुनना, सब लोग एक बात सुनना। ऐसी अगेन दिल चाह रहा है तो बोल देता हूँ मैं भी यार, दिल में रह जाएगी बाद में फिर सोचूंगा कि बोल ही देता। अच्छे बच्चे हैं, सब लोग समझ जाते हैं। ये देखने वाले लोग समझदार लोग हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं, बेवकूफ थोड़ी होंगे। ऐसे ही दिल चाह रहा था आपको समझाने का कि भाई देखो ये 1.1 मिलियन से जो ओसीआई क्रेडिट हुआ ना, ये बिल्कुल सही है। ये 1.1 मिलियन से एक बार में जो ओसीआई क्रेडिट हुआ ना, ये बिल्कुल सही है। सर आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सेंस है ना। ऐसे ही समझाने के लिए समझा रहा हूँ, ऐसे जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने बोला बोल देता हूँ। यार देखो तुम्हारे पास ना फेयर वैल्यू गेन आया है। तुम्हारे पास ना, सुनना, तुम्हारे पास फेयर वैल्यू गेन आया है। थोड़ा ऐसा मार्कर ले लेते हैं जो कि आपको समझ में आ जाए। तो ये कह रहा था मैं, तुम्हारे पास फेयर वैल्यू गेन आया है 0.6 मिलियन का। सब लोग अग्री कर रहे हैं? तुम्हारे पास फेयर वैल्यू गेन आया है 0.6 मिलियन का, जबकि फेयर वैल्यू थ्री 49.2। ठीक है ना? नहीं नहीं, कोई क्लासिफिकेशन का मसला नहीं हुआ। क्या क्लासिफिकेशन का मसला हो? मैं क्या कह रहा था यार, हाँ मैं ये कह रहा था तुम्हारे पास फेयर वैल्यू गेन आया है 0.6 मिलियन का, जबकि फेयर वैल्यू 49.2 थी। अच्छा 49.2 के अंदर, ये 49.2 की जो फेयर वैल्यू है जिसकी वजह से ये 0.6 मिलियन का गेन आया, कहना है इसे, इसमें 0.5 मिलियन तक का, इसमें 0.5 मिलियन तक का लॉस अलाउंस का इम्पैक्ट फेयर वैल्यू में ऑलरेडी शामिल होगा। मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे भाई? क्या करूं? क्यों समझ में नहीं आ रही? भाई सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा जवाब दे दो अल्लाह के बंदो। मैं तुमसे ये बोल रहा हूँ फेयर वैल्यू गेन आया है 0.6 मिलियन का, जब फेयर वैल्यू 49.2 है। तो 0.6 मिलियन का जब गेन आया तो 49.2 की फेयर वैल्यू थी, और इस फेयर वैल्यू में हम ये कह रहे हैं कि 0.5 का एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का इंपैक्ट मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने ऑलरेडी कंसिडर कर लिया होगा। तो मैं अगर तुम लोगों से थोड़ी देर के लिए ये बोलूं कि अगर ये 0.5 मिलियन का ईसीएल यानी इंपेयरमेंट का लॉस ना आए, अगर ये 0.5 मिलियन का 0.5 मिलियन का ईसीएल का लॉस ना आए, तो ट्रू गेन 1.1 होना चाहिए। 0.1 नहीं भाई, समझो ना बात को। यार समझ यार, मैं कह रहा हूं 0.6 मिलियन का गेन तब आया। आई होप कि मैं समझा पा रहा हूं। 0.6 मिलियन का गेन तब आया जब 49.2 के अंदर एक लॉस का इंपैक्ट, एक बुरी चीज का इंपैक्ट शामिल था।
तो अगर ये 0.5 हटा के बात करूं, लॉस का इंपैक्ट हटा के बात करूं, तो इसका मतलब गेन 1.1 होगा ना भाई? समझ आ रहा है नहीं आ रहा? इसका मतलब गेन जो है, ट्रू गेन, जो ट्रू फेयर वैल्यू गेन है अदर देन ईसीएल, वो 1.1 होगा। भाई कॉमन सेंस है नहीं है? 1.1 मिलियन का ट्रू गेन बन रहा होगा, इंपेयरमेंट की वजह से 0.5 मिलियन से मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने डिस्काउंट किया होगा, तो 0.6 मिलियन का नेट गेन बनता होगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? ट्रू फेयर वैल्यू गेन, अल्लाह के बंदों, ट्रू फेयर वैल्यू गेन 1.1 मिलियन का है, लेकिन क्योंकि ईसीएल का लॉस ऑलरेडी फेयर वैल्यू में शामिल होता है, तो निकल कर 0.6 आ रहा होगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो भाई अगर आप लोग इस बात को मानते हैं कि ट्रू फेयर वैल्यू गेन 1.1 मिलियन का होगा, तो फिर ये बात भी मानो ना कि आईएफआरएस 9 ये करेक्ट करवा रहा है आपसे। आईएफआरएस 9 ये करेक्ट करवा रहा है आपसे कि कह रहा है पीएनएल में डेबिट लेके ओसीआई में क्रेडिट ले लो। क्योंकि अगर तुम ओसीआई में इंपैक्ट लेके जाओगे इस ट्रांसफर एंट्री का, तो ओसीआई का बैलेंस ट्रूली वही रिफ्लेक्ट करेगा जो उसको करना चाहिए है। और वो फेयर वैल्यू गेन की बात नहीं है, वो ट्रू फेयर वैल्यू इंपैक्ट है। This is the true fair value impact being reported in OCI as per the model's request, and the ECL part goes into P&L as per the impairment model of IFRS 9. बात समझ में आती नहीं आती? Clear? So this is absolutely correct accounting treatment which has been proposed by IFRS 9. ये समझाने के बाद मैं अब इसको मिटा रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन अब क्रिएट ना हो, बात ही नहीं करेंगे इसके ऊपर। बोले ओके है? दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। डन। बस इतनी सी बात थी। अब अगर इतनी सी बात आपको समझ में आ गई तो हमारा गेम खल्लास, फिनिश, फिनितो, खत्म, नथिंग लेफ्ट।